नमस्कार, हिस्ट्री शीटर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हिस्ट्री शीटर में हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उस स्याह पन्ने पर जो इंसान नहीं, इंसान के भेष में नरपिशाच बन चुका एक हैवान था, जिसकी हैवानियत सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और दिल दहल उठेगा। इस शख्स ने क्रूरता की हर हद पार कर दी थी। इसे सूप पीने का शौक था, लेकिन वेज नहीं, चिकन नहीं, बल्कि इंसानी खोपड़ी का सूप। हां, इंसानों को मारना ही नहीं, उनके सिर उबालकर सूप बनाकर पीना इसकी वहशी आदत थी। कौन था यह नरभक्षी? कहां से आया यह नरपिशाच और कैसे इंसान इतना हैवान बन गया? आज हिस्ट्री शीटर में उस खौफनाक कहानी से पर्दा उठाएं। देश और दुनिया में एक से बढ़कर एक सीरियल किलर्स हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा सीरियल किलर हुआ जिसकी चर्चा आज भी होती है। भारत के इतिहास का सबसे खौफनाक सीरियल किलर राजा कोलंदर, जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। क्या कोई सोच सकता है कि कोई इंसानी खोपड़ी को उबालकर उसका सूप बनाकर पी सकता है? साल 2000 में लखनऊ के मनोज सिंह की हत्या के बाद जब पुलिस ने इस दरिंदे के फार्म हाउस पर छापा मारा, तो जो मिला उसे देखकर पुलिस वालों की रूह कांप गई थी। कभी कभी अपराध किसी गुस्से से नहीं, किसी बीमारी से जन्म लेता है। एक ऐसी सोच जो इंसान को इंसान नहीं रहने देती। नाम राम निरंजन, पहचान राजा कोलंदर और कहानी हिला देने वाली। राजा कोलंदर दिखने में आम, लेकिन दिमाग में असामान्य। वो खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानता था और यही भरम धीरे धीरे एक खतरनाक आदत में बदल गई। उसका मानना था कि किसी और के दिमाग को पाने से उसकी सोच और तेज होगी। यहीं से शुरू हुआ वहशत का सिलसिला। राजा कोलंदर शिकार ढूंढता था। अकेले लोग, जान पहचान वाले, या वो जिन पर शक न हो। हत्या के बाद वो एक काम जरूर करता था, सिर्फ वो अपने पास रखा। उसके लिए शरीर का हिस्सा नहीं, उसकी सोच का जांच में सामने आया कि राजा कोलंदर सिर से दिमाग को अलग करता और उसे उबाल कर सूप बनाता। उसकी मान्यता थी कि ऐसा करने से दिमाग तेज होता है। ये कोई विज्ञान नहीं, ये था एक खतरनाक भरम। ये आदत एक दिन में नहीं, शुरुआत हुई भरम से, फिर वो भरम आदत बनी और आदत जुर्म में तब्दील हो गई। हर वारदात के बाद उसका भरोसा और मजबूत होता गया कि वो सही कह रहा है। एक हत्या, फिर दूसरी, और फिर रुकने का कोई इरादा नहीं। अलग अलग इलाकों में 14 लोग लापता हुए। किसी को शक नहीं था कि सबका कनेक्शन एक ही नाम से जुड़ा है। जब पुलिस फार्म हाउस पहुंची और जमीन खुदवाई तो सामने आया सबसे भयानक सच। मिले 14 नरमुंड, हर खोपड़ी एक कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई। अपराध की दुनिया में कई सीरियल किलर हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजा कोलंदर वो नाम था
जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। सरकारी नौकरी में रहते हुए वो बन गया नरभक्षी। इंसानों का सिर काटता था, खोपड़ियां सजाता था और दिमाग का सूप पीता था। एक आम इंसान के दरिंदे बनने तक की वो कहानी। खौफ का दूसरा नाम राजा कोलंदर। पूछताछ में राजा कोलंदर ने कई वारदातें कबूल की। उसने बताया कि वो अकेला नहीं था, उसका साला हर राज का गवाह था। राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ अपराध नहीं, एक चेतावनी है कि जब भरम और वहशत मिलते हैं तो इंसान राक्षस बन जाता है। प्रयागराज के जंगल, एक ऐसा नाम जिसने इंसान और हैवान के बीच की रेखा मिटा दी, जिसने हत्या को सिर्फ जुर्म नहीं, एक वहशी सोच बना दिया। साल 2000 जब पुलिस ने इस फार्म हाउस की जमीन खुदवाई तो जमीन के नीचे दबे थे 14 नरमुंड। हर खोपड़ी एक अधूरी कहानी, हर हड्डी एक चीख। हमें यकीन नहीं हो रहा था, इतनी बेरहमी, और वो भी एक नहीं 14 लोग। एक साधारण परिवार प्रयागराज में, जो पहले इलाहाबाद था, वहाँ पैदा हुआ एक राम निरंजन नाम का एक व्यक्ति, जो बाद में अपनी महत्वाकांक्षाओं के रहते हुए अपने आप को राजा कुलिंदर कहलवाने लगा। और उसका जो शुरुआत की जो ज़िंदगी थी बहुत ही ऑर्डिनरी थी। नैनी के अंदर इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का छोटा सा एक प्लांट था, उसमें नौकरी से शुरुआत करनी उसने की। उसके बाद धीरे धीरे उसका झुकाव अपराध की तरफ हो गया और 1990 में उसने पहला जिंदगी का अपराध किया। उसके बाद उसने अपराध की दुनिया में वो तहलका मचाया, तमाम तरह के सीरियल उसके ऊपर बने, तमाम तरह की किंवदंतियाँ, तमाम तरह की कहानियाँ उसके बारे में आज तक चर्चित हैं। क्योंकि जिस तरह से वो अपराध को अंजाम देता था वो अपना आप में बहुत ही खौफनाक तरीका था। जिस तरह निठारी कांड को याद किया जाता है सीरियल किलर के रूप में, उसी तरह से राजा कुलिंदर के बारे में भी तमाम तरह की कहानियां, तमाम तरह की बातें प्रचलित हैं। राजा कोलंदर मानता था कि इंसानी दिमाग खाने से सोच तेज होती है। वो जिसे मारता उसका सिर अपने पास रखता और जिस्म सुअरों के आगे फेंक देता। ये कोई भूख नहीं थी, ये थी बीमारी, एक खतरनाक बीमारी। फार्म हाउस से मिले एक लाल डायरी जिसमें लिखे थे नाम, तारीखें और मौत का हिसाब। पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव, साल 1997 से लापता। तुम्हारे पास बहुत दिमाग है काली, मुझे भी चाहिए। 50,000 रुपए का कर्ज, एक बहाना और इंसानियत खत्म हो गई। राजा ने कबूल किया कि उसने सिर्फ खुद नहीं, अपने साले बच्छराज को भी इस वहशत में शामिल किया। बच्छराज हर गुनाह में साथ, हर राज का गवाह, हर खामोशी साथी। पुलिस अधिकारी पूछताछ में उसने सब माना, लेकिन चेहरे पर कोई पछतावा नहीं। पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या वो कड़ी बनी जिससे पूरा सच सामने आया। देश सन्न रह गया जब पता चला कि ये सिर्फ एक मर्डर नहीं, सीरियल किलिंग थी। राजा कोलंदर एक नाम जो हमें याद दिलाता है कि असली राक्षस कभी कभी इंसानी शक्ल में होते हैं। साल 2000 जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह की हत्या की पड़ताल करते हुए पुलिस एक डरावनी हकीकत के पास पहुंची। एक ऐसा नाम जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और इस कहानी में शामिल था उसका साला बच्छराज। पुलिस ने दावा किया कि जीजा साले ने मिलकर 1-2 नहीं बल्कि 14 लोगों की बेरहमी से हत्या की थी। मृतकों की खोपड़ी से बना सूप राजा कोलंदर और बच्छराज दोनों पीते थे। उसकी बर्बरता सुनकर लोग हैरान रह गए और उसका हुलिया देखकर लोग उसे नरपिशाच कहते थे। सन 2000 में जब पहली बार पत्रकार धीरेन्द्र अचानक गायब हो जाते हैं और उनकी तलाश होती है, तो तलाश होते होते वो तलाश पहुंचती है, क्योंकि धीरेन्द्र पत्रकार उस समय बहुत मेहनत कर रहे थे अपने प्रोफेशन के अंदर। और इनकी पत्नी जिनका नाम भी इन्होंने फूलन देवी रख रखा था,
और यहाँ तक कि इस तरह की मानसिकता डेवलप हो गई थी कि इन्होंने अपने बच्चों का नाम भी जमानत, अपील और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कर रखी थी। जमानत, अपील, अदालत, इस तरह की जो मानसिकता उनके साथ डेवलप हुई। और इसी क्रम के अंदर जब धीरेन्द्र की बॉडी अचानक गायब हो जाती है और पुलिस के ऊपर दबाव होता है कि किसी भी तरह पत्रकार धीरेन्द्र के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाए, तो तमाम जो कॉल डिटेल्स और तमाम जानकारियां जुटाई जाती हैं, तो पता लगता है कि तमाम का जो केंद्र बिंदु था वो यही राजा कुलिंदर एलियास राम निरंजन थे। बच्छराज को गिरफ्तार करने पर पता चला कि वो हर अपराध में राजा के साथ था, हत्या की योजना में शामिल और बाद में हर अपराध को छुपाने वाला। उस वक्त लोग फार्म हाउस तक जाने से डरते थे क्योंकि पास के संसाधन इतनी भयावहता का सामना नहीं कर सकते थे। पुलिस को फार्म हाउस से एक लाल डायरी मिली। डायरी में थे राज जो किसी की रूह भी हिला सकते थे। पहला नाम काली प्रसाद श्रीवास्तव, वो राजा के साथ काम करता था और 1997 में गायब हो गया। डायरी के आधार पर पूछताछ में राजा ने बताया कि काली प्रसाद का कत्ल क्यों किया गया, क्योंकि उसने 50,000 रुपए उधार लिए थे और समय पर लौटाए नहीं। राजा ने उसे कई बार चेताया, लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो इंसानियत ने जन्म लिया वहशत में। राजा ने काली प्रसाद का सिर धड़ से अलग कर दिया, फिर सिर को उबालकर सूप बनाया और खुद पिया, साथ ही अपने साले बच्छराज को भी पिलाया। और सबसे भयानक, काली के दिमाग का हिस्सा भी राजा ने खाने की बात कही है, क्योंकि उसके विश्वास में था कि दिमाग खाने से उसका खुद का दिमाग तेज हो जाएगा। ये कोई 1, 2, 3 दिन की वारदात नहीं थी। राजा की वहशी सोच धीरे धीरे रोजमर्रा की आदत बन गई। हर हत्या, हर खोपड़ी उसकी लाल डायरी में दर्ज थी। हर बार उसका भरम दिमाग खाने से और मजबूत हो जाएगा और उसके साले ने हर अपराध में उसका साथ दिया। राजा कोलंदर की कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, ये चेतावनी है कि भरम और वहशत मिलकर इंसान को नरपिशाच में बदल सकते हैं। 14 निर्दोष लोग, एक लाल डायरी और एक खौफनाक फार्म हाउस, जो हमें याद दिलाता है असली राक्षस कभी कभी इंसानी चेहरे में छिपा होता है। उन्नीस 1980 से 90 के दशक में प्रयागराज के केंद्रीय आयुध भंडार यानी COD चिवकी में एक साधारण सरकारी कर्मचारी था, राम निरंजन कोल। शंकरगढ़ का यह युवा सरकारी नौकरी में रहते हुए भी ज्यादा पैसे कमाने की चाह में धीरे धीरे अपराध की दुनिया में प्रवेश कर गया, लेकिन उसे किसी ने रोका नहीं और ना ही किसी ने उसे टोका। यह आदमी बन गया राजा कुलंदर, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप जाए। अपराध की दुनिया में हमने कई सीरियल किलर्स के बारे में सुना है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राजा कोलंदर एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी लोग की रूह कांप जाती है। ये महज एक हत्यारा नहीं था, बल्कि एक ऐसा नरभक्षी दरिंदा था जिसने क्रूरता की सारी हदें पार की थी। राजा कोलंदर के नाम से कुख्यात राम निरंजन की कहानी किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं है। वो इंसानों को मारकर उनकी खोपड़ी को सजाता था और उनके दिमाग का सूप बनाकर पीता था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजा कोलंदर
उर्फ राम निरंजन की पत्नी का नाम फूलन देवी था। राजा कोलंदर खुद सरकारी कर्मचारी होने के कारण चुनाव नहीं लड़ सकता था, जिसके चलते उसने फूलन देवी को इलाहाबाद जिला पंचायत का मेंबर बनवाया था। फूलन देवी उसकी पत्नी का असली नाम नहीं था, बल्कि ये नाम राजा कोलंदर ने ही रखा था। इसी तरह उसने अपने दोनों बेटों के नाम भी बदल दिए थे। एक बेटे का नाम अदालत और दूसरे बेटे का नाम जमानत रखा था। ये कहानी डर की नहीं, बीमारी की है। एक ऐसा भ्रम जिसने इंसान को हैवान बना दिया। राजा कोलंदर, वो शख्स जिसे लगता था कि इंसान का दिमाग खाने से उसकी सोच तेज होगी, बस इसी वहशी सोच 14 हत्याओं को। राजा कोलंदर सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद पैसा कमाने की चाह में वो अपराध की दुनिया में उतर आया। उसने कई निर्दोष लोगों की हत्या की, उनके सिर काट कर अपने पास रखा और उनका सूप पीता था। कुछ और बताए उससे पहले बताते हैं कि राजा कोलंदर का नाम कैसे पड़ा और कैसे जराइम की दुनिया में उसने कदम रखा। साल 1998 में पहली बार राम निरंजन का नाम मर्डर के साथ जुड़ा। धूमनगंज थाना इलाके के मुंडेरा मोहल्ले में टीवी वीसीआर किराए पर देने वाले युवक की मर्डर में उसका नाम आया तो फरार हो गया था राम निरंजन का नाम। इसके बाद एक कई मर्डर में सामने आया, जिससे पूरे इलाके में उसकी दहशत हो गई। साथ ही लोग उसके नाम का रौब मानने लगे। इसके चलते राम निरंजन की कोल जाति के लोगों ने उसे अपना राजा मान लिया और सब उसे राजा कोलंदर कहने लगे। पुलिस फाइल में भी उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों में यही नाम लिखा जाने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में राजा कोलंदर को सन की सीरियल किलर बताया गया। पुलिस ने जब उसे एक केस में रिमांड पर लिया तो उसने खुद बताया कि वो जिसकी हत्या करता था उसका सिर काट कर अपने पास रख लेता था। ये सिर लेकर वो पिपरी स्थित अपने फार्म हाउस पर जाता था, जहां सिर को खौलते पानी में उबालता था और उसके भेजे का सूप बनाकर पीता था। पिपरी के फार्म हाउस को राजा कोलंदर ने सुअर पालने के लिए बनाया था, लेकिन जब पुलिस ने उसे साथ ले जाकर वहां छापा मारा तो जमीन में दबाई गई 14 खोपड़ी बरामद हुए। इन सभी नरमुंड पर मार्कर से उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे जिनकी वे खोपड़ी थी। इसके अलावा 2 लाश भी जमीन से दफन की गई बरामद की गई थी। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक राजा कोलंदर इतना सरकी था कि अगर कोई आदमी उसे पसंद ना आए तो उसकी हत्या कर देता था। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी की हत्या उसने महज कायस्थ होने के कारण कर दी थी। उसने पुलिस को बताया कि कायस्थ लोगों का दिमाग बेहद तेज होता है, इस कारण उसे उस आदमी से डर लगता था। देखिए, उसका जो तरीका था, मॉडस ऑपरेंडी था, जो अपना उसका टारगेट चुनने का था, उसकी पहली प्रायोरिटी होती थी श्रीवास्तव, सक्सेना या किसी कायस्थ कम्युनिटी से हो, और वो कोशिश करता था कि अपने सर्किल में हो, कहीं ना कहीं उसका आदमी का बहुत अच्छा प्रभाव हो, जिससे कि उसकी जो मांस है या उसका जो सूप है, उसका जो खोपड़ी का सूप है, उसको दिमागी रूप से बहुत मजबूत बना देगा और उसको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो अपने शिकार की तलाश में वो प्रयागराज के आसपास जितने भी एरियाज थे, या प्रयागराज कहें या गांव के देहात के इलाके कहें, वहाँ पर अपना शिकार चुनता था। इसी क्रम के अंदर उसने 14 लोगों को अपना शिकार बनाया। राजा कोलंदर की हैवानियत का सबसे बड़ा खुलासा 14 दिसंबर 2000 को हुआ, जब पत्रकार धीरेन्द्र सिंह लापता हो गए। उनकी लाश 18 दिसंबर को यूपी-एमपी बॉर्डर पर रीवा में बिना सिर के मिला। जांच में पता चला कि 14 दिसंबर को धीरेन्द्र की बाइक पर राजा कोलंदर के दिखने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो राजा कोलंदर ने हत्या स्वीकार कर ली। हालांकि राजनीतिक दबाव के कारण मामला दबा दिया गया और धीरेन्द्र की खोपड़ी नहीं मिली।
राजा कोलंदर का असली चेहरा तब पूरी तरह सामने आया जब साल 2000 में पत्रकार मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव लापता हो गए। मनोज और रवि ने 24 जनवरी को चारबाग रेलवे स्टेशन से 6 लोगों को लिफ्ट दी थी। उनकी आखिरी लोकेशन रायबरेली के हरचंदपुर की चाय की दुकान थी। 3 दिन बाद दोनों के शत विक्षत शव शंकरगढ़ के जंगलों में मिले, लेकिन उनके सिर गायब थे। जांच में राजा कोलंदर और उसके साले का नाम सामने आया। पुलिस ने उन्हें पिपरी फार्म हाउस ले जाकर 14 इंसानी खोपड़ियां बरामद की। इनमें धीरेन्द्र, मनोज और रवि की खोपड़ियां भी शामिल थी। यही वो जगह थी जहां राजा कोलंदर की पूरी सनक और क्रूरता का राज खुला। जब उनको उनके फार्म हाउस पर, उनके घर पर रेड की जाती है, पुलिस छापेमारी करती है और तमाम चीज़ों को निकालती है, खोजती है, तो उसी दौरान में एक डायरी मिलती है। डायरी के अंदर वो तमाम राज छिपे हुए थे जिन जिन के साथ में इसने अपराध किया था, जिनका मर्डर किया था। मर्डर करने के बाद उनकी खोपड़ी का वो सूप पीता था और ख़ास तौर से ये श्रीवास्तव, सक्सेना, कायस जो फैमिली होती थी उन पर ज़्यादा अटैक करता था, क्योंकि इसकी मानसिकता में कहीं ना कहीं ये बैठ गया था कि जो कायस्थ खोपड़ी बहुत दिमागदार होती है और बहुत ही बुद्धिमान लोग माने जाते हैं। तो वो जो बात थी इसके दिमाग में, तो इसलिए ज़्यादातर जो इसके शिकार थे वो कायस्थ जाति से रहे। राम निरंजन कोल, जिसे हम जानते हैं राजा कोलंदर के नाम से, एक साधारण सरकारी कर्मचारी से एक नरभक्षी हत्यारे तक का सफर तय कर गया। उसकी सनक, हत्या की मानसिकता और निर्दयता ने न सिर्फ कई जिंदगी तबाह किए बल्कि पूरे इलाके में आतंक फैला दिया। राजा कोलंदर की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे सामान्य इंसान के अंदर भी अंधेरा छुपा होता है, और जब वो अंधेरा बाहर आता है तो दुनिया उससे सामना करने के लिए तैयार नहीं होती। कानून के शिकंजे से कोई भी अपराधी बच नहीं सकता, और यही अंजाम राजा कोलंदर का हुआ। जब कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई तो वो मुस्कुरा दिया, लेकिन ये मुस्कुराहट राहत की नहीं थी। इसके पीछे खौफ छुपा था, एक ऐसा खौफ जो उसकी आंखों में था और उसके गुनाहों की गवाही दे रहा था। जिसने इंसानियत की हर हद पार की, आज वही सलाखों के पीछे जिंदगी काट रहा है, क्योंकि अपराध कितना भी खौफनाक क्यों ना हो, कानून आखिरकार अपना काम कर ही देता है। कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, और यही राजा कोलंदर के साथ भी हुआ। एक नरभक्षी जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी थी, राम निरंजन कोल, जिसे लोग आज भी राजा कोलंदर के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश का सबसे विभत्स अपराधी था। पुलिस ने राजा कोलंदर को पकड़ने के लिए जब पिपरी फार्म हाउस में छापा मारा तो 44 इंसानी खोपड़ियां जमीन में दबाई हुई मिली। राजा कोलंदर ने बताया कि इन नरमुंडों पर मार्कर से नाम लिखे गए थे। उन्हीं लोगों के नाम थे जिनके सिर उसने काटे थे। लाल डायरी, एक फार्म हाउस और जमीन के नीचे दबे 14 नरमुंड। पत्रकार धीरेन्द्र की हत्या के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो उस इन्वेस्टिगेशन में जो सच सामने निकल के आया, उस सच ने एक सीरियल किलर के चेहरे से नकाब हटा दिया। राजा कोलंदर और उसका साला, वो वहशी दरिंदे जिनका सच जब दुनिया के सामने आया तो उस सच को देखकर पूरा देश हिल गया। कहते हैं हर हत्या के बाद
वो सिर को फार्म हाउस लाता, खौलते पानी में उबालकर साफ करता और फिर जमीन में दबा देता। बरामद नरमुंडों में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का नाम भी लिखा हुआ था। मनोज और रवि की खोपड़ियां भी इसी फार्म हाउस से मिली। देखिए, ये अपराधी की एक मानसिकता होती है कि उसको ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा, मैं इतना चतुर और चालाक हूं कि मेरी कोई भी गलती हो नहीं पाएगी, और गलती प्रूफ होने का वो अपना क्लेम करता था कि मैंने ऐसी कोई गलती नहीं है। बल्कि जब उसका ट्रायल हुआ तो उसने कोर्ट में बहुत सारी खुद भी जिरहें की कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी, मुझे अननेसेसरी पुलिस ने प्लांट कर दिया है, मुझे फंसा दिया है। और चूंकि उसकी राइटिंग उसकी थी और उसकी मानसिकता बताती थी कि वो एक लिस्ट इसलिए बनाता था कि उसकी लिस्ट लंबी हो और वो बता सके, कभी ऐसे राज खुलें कि देखो मैं कितना बड़ा सीरियल किलर हूँ। इसी चीज़ के तहत उसने तमाम चीज़ें जो उसके खुद के खिलाफ चली गई, क्योंकि खुद की अपनी उसकी हैंड राइटिंग थी, तमाम चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन की गई उस टाइम के पेज, तमाम तरह की डायरी के अंदर जो लिखी चीज इबादतें थी, जब कंपैरिजन के लिए एफएसएल में भेजा गया तो पुलिस ने बियॉन्ड डाउट प्रूव कर दिया कि 14 नाम जो भी थे तारीख वाइज ये केवल और केवल राजा कुलिंदर की से संबंध रखते हैं। इसी वजह से उसको आजीवन कारावास भी हो पाई। सजा का सबसे बड़ा मामला मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की हत्या से जुड़ा। 24 जनवरी 2000 को लखनऊ से टैक्सी में चारबाग रेलवे स्टेशन से रवाना हुए दोनों रायबरेली ले जाए गए। जंगल में उनकी हत्या की गई। कुछ दिन बाद दोनों के नग्न और शत विक्षत शव जंगल में मिले, लेकिन सिर गायब था। पुलिस जांच में राजा कोलंदर और उसके साले का नाम सामने आया। यही वो केस था जिसने राजा कोलंदर की सनक और क्रूरता को पूरी तरह उजागर किया। राजा कोलंदर के केस की सुनवाई लंबी और पेचीदा रही। मनोज और रवि की हत्या का केस 21 मार्च 2000 को चार्जशीट दाखिल होने के बाद लगभग 13 साल तक फंसा रहा। ट्रायल शुरू होने में मई 2013 तक का समय लग गया। अंततः लखनऊ की अदालत ने राजा कोलंदर और उसके साले को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राजा कोलंदर पर कुल 14 हत्याओं का आरोप था। उसकी पत्नी और साले भी इन अपराधों में उसके साथ थे। इस केस ने साबित कर दिया कि कभी-कभी समाज में ऐसे चेहरे भी छुपे होते हैं जिनकी कल्पना करना भी असंभव है, और फिर अपराध चाहे कितना भी लंबा हाथ फैलाए लेकिन कानून की नजर से बच नहीं पाता। इसलिए अपराध की सच्चाई अंततः उजागर हो ही जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। आज के हिस्ट्री शीटर में फिलहाल उतना ही। आज आपने देखा अपराध की वो कहानी जो इंसान खुद ही सबसे बड़ा हैवान बन गया, लेकिन यह आखिरी नहीं है। अगली बार हम फिर लौटेंगे किसी गैंगस्टर की काली दास्तां के साथ, किसी नरभक्षी की खौफनाक सच्चाई लेकर, या फिर किसी खूंखार बदमाश की पूरी क्राइम कुंडली के साथ। तब तक याद रखिए, कानून से कोई नहीं बचता और हर अपराधी का नाम एक दिन हिस्ट्री शीटर में जरूर दर्ज होता है।